नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में सभी का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं। दोस्तों, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न पर के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे। 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चले आइए इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोग भी 30 में से कितना स्कोर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट है। समझ टीटी एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्नों उनका कलेक्शन किया जाता है, संभावित प्रश्नों का कलेक्शन किया जाता है, फिर आपका यह प्रैक्टिस सेट तैयार होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना फीडबैक करें, अपना स्कोर जरूर बताइए। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। जी हाँ, हम बात करें अभिप्रेरणा के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक और कृत्रिम रूप में होता है, या हम कह सकते हैं कि कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, यह जन्मजात तथा अर्जित होता है, या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, फटाफट स्कोर करेंगे। 30 में से आपका स्कोर क्या है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, सभी पैरे में कमेंट करेंगे। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों, जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है वह जन्मजात और अर्जित दो रूपों में होता है। किसमें? अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है जन्मजात और अर्जित, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अब्राहम मैस्लो ने कहा है, अब्राहम मैस्लो ने इस अभिप्रेरणा को परिभाषित किया है। और अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होती है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया। प्रथम जन्मजात अभिप्रेरणा, और जैसे नींद, भूख, ये कहलाती जन्मजात अभिप्रेरणा। द्वितीय होती अर्जित, जैसे चिंता, उपलब्धि, पुरस्कार, दंड, ये अर्जित उपलब्धि कहलाती है। और इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों द्वारा अभिप्रेरणा का वर्गीकरण प्रायः जन्मजात अर्जित अभिप्रेरणा के आधार पर किया गया है। तो आई होप सभी प्यारे में अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करेंगे। आई होप सभी प्यारे में वीडियो को लाइक दिल से अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे, सीडीपी की बात करेंगे, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में, शून्य में, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में, देखिए सीखना है, लर्निंग करना है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, कोई बच्चा बालक बालिका, जब हमने सीखा होगा या कोई बालक बालिका सीखेगा, तो क्या एक बच्चा क्या है, सकारात्मक प्रक्रिया के रूप में भी होता है सीखने का स्थानांतरण, नकारात्मक पर भी होता है और शून्य पर भी होता है, यानी उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त सभी, तो सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का स्थानांतरण है वह हो सकता है। जो हमने सीखा उसका स्थानांतरण मतलब दूसरी जगह कोई उपयोग करना, तो सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये तीनों हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीखने के स्थानांतरण का अर्थ ही होता है कि सीखने का प्रभाव किसी नए कार्य में निष्पादन पर पड़ना। तो नकारात्मक रूप में भी पड़ता है, सकारात्मक पे, शून्य पर भी पड़ सकता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, उसको शून्य प्रभाव कहेंगे। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। कौन सा मत जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद की बात करेंगे। जी हाँ, सभी का कमेंट आना चाहिए। जी हाँ, आपका कमेंट, आपका फीडबैक लाजवाब है। सभी प्यारे में फीडबैक करें, कमेंट करें, अपना अपना स्कोर टारगेट करें। आपका स्कोर 30 में से कितना है? कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद की बात करेंगे। सभी कमेंट करें। एक ही ऑप्शन आता है, हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्टवाद की। देखिए, ऐसा मत जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता हो वह गेस्टाल्टवाद की बात करेंगे। देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की प्रतिपादिकता किसने की? जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा की गई थी। कहाँ के? जर्मनी के गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी कहाँ के हैं? तो जर्मनी की बात कर रहे हैं। तो यह सिद्धांत, इसीलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। सीखने के अंतर्गत सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह सीख लेता है। और इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वन मानुस पर किया गया था। ये भी ध्यान दें, सीखने के अंतर्गत सिद्धांत में
किसका प्रयोग किया गया था? सुल्तान नामक वन मानुष पर किया गया था। सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स की बात कर रहे हैं, स्किनर की बात करें, एबिंगहास की बात करते हैं, बार्टलेट की बात करेंगे। अब आपका कमेंट तय करेगा, आपका कमेंट तय करेगा कि मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए, वह हम बात कर रहे हैं एबिंगहास की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। एबिंगहास मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा है, और एबिंगहास के अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों को प्रयोग करना आसान हो जाता है। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति राम नहीं बोल पा रहा था, ठीक है, तो उसको बोल दिया गया कि आप मरा मरा बोलिए, ठीक है, मरा मरा बोलते रहा, बोलता रहा, जब बोलते रहा तो अपने आप जो शब्द जब जोड़ते रहा एक तरफ तो वो राम अपने आप निकल आता है। उसी प्रकार है, इनका भी यही कहना है कि जब कोई मतलब एबिंगहास के अनुसार निरर्थक शब्दों का प्रयोग से ही धीरे धीरे सार्थक शब्दों को प्रयोग करना आसान हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने के नियम की बात करते हैं। देखिए थॉर्नडाइक महोदय का यहाँ पे जिक्र आएगा, चर्चा आएगा। हम बात करें थॉर्नडाइक महोदय से, आपको पता है भर भर के एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, बात करेंगे जैसे ट्रकों में लोड ओवरलोडिंग चलती है ना, वैसे ही थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। एग्जाम में इनका प्रश्न आए ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक था आपका मुख्य नियम, दूसरा था गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार के होते हैं, तत्परता का, प्रभाव का नियम, और एक किसका नियम होता है? सभी कमेंट करें। अभ्यास का नियम होता है। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास का नियम। और गौड़ नियम कितने दिए? 5 नियम दिए थे, ये आपको ध्यान देना है। तो सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। और ये सभी लोग जानते हैं थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड थॉर्नडाइक था, ये आपको ध्यान देना है। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? कहाँ के निवासी थे? यूएसए अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया करते थे, जिससे उन्हें कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक वैज्ञानिक की नींव पड़ी। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, चर्चा का हो चुकी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करें, सहयोग करें, सपोर्ट करें। टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार और फैमिली को सपोर्ट करें। बात करें सीखना है, लर्निंग की बात कर रहे हैं। जब हम लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो सीखते हैं फिर, तो सीखना हमारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, अनुभव तथा अभ्यास परिणाम कहलाता है, या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या उपयोग सभी कहलाएगा। देखिए सीखने की बात करते हैं, जब सीखते हैं हम कुछ चीज़, ठीक है, जब हम कुछ सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन भी आता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी निकलता है, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है, तो अर्थात सीखना उपयुक्त सभी हो जाएगा। या हम एक शब्द में समझें कि अधिगम सीखना सतत रूप से चलने वाली व सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है, और अधिगम प्रक्रिया में 2 तत्व होते हैं। पहला होता है परिपक्वता, और दूसरा होता है पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है लाजवाब प्रश्न है, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशील कहते हैं, अनुवांशिक कहते हैं। सभी कमेंट करेंगे। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? जी हाँ, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान है। सभी प्यारे मित्र हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। शारीरिक वृद्धि विकास की जब भी बात आती है, हम एक ही की बात करते हैं दोस्तों, हम अभिवृद्धि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अभिवृद्धि की बात करते हैं। अभिवृद्धि मतलब होता है ग्रोथ। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि क्या होता है? ये ग्रोथ जो होता है ना, एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती रहती है। और क्या होता है? शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। कोई बच्चा होगा, जब वह पैदा होता है, शैशवावस्था में जब बच्चा होता है, उसको डायरेक्टली बोले कि इसको किशोरावस्था में पहुंचा दो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक शारीरिक विकास के एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत सारी चीजें होती हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन जॉन डीवी द्वारा दिया गया, गिलफोर्ड द्वारा दिया गया, क्रूज के द्वारा दिया गया, या रास के द्वारा दिया गया। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन सर्वमान है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है,
ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये परिभाषा किसकी है? एक ही बात आएगी कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, इनको क्या आ गई? रास आ गई। रास के अनुसार है कि चिंतन जो होता है यह संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? देखिए, बाल मनोविज्ञान की बात करें हम, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा यहाँ पे कथन है कि देखिए, हम प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक होती है, अर्थात समान से विशिष्ट होता है। यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक होती है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। फीडबैक करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, ये बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु की बात करेंगे, सेंटर पॉइंट। जैसे हम वृत्त पूछते हैं तो वृत्त का केंद्र बिंदु ओ मानते हैं या सी मानते हैं? देखा, यहाँ से अगर लंबाई हम परिधि की लेंगे तो यहाँ त्रिज्या यानी सभी की बराबर होगी। अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार बाल मनोविज्ञान केंद्र बिंदु हम क्या मानते हैं भैया? बालक। बाल मनोविज्ञान नाम से ही पता चलता है हम केंद्र बिंदु बालक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है। क्यों होता है? देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है, बालक में जो हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है, उनके अनुसार ही उनका पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होगी? देखिए, अच्छी स्मृति की बात कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। हर एक जब आपकी नियुक्त होगी तो सारी चीज़ें ये काम में आती है। इसीलिए शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे आपके कोर्स जो होते हैं, डीएड बीएड में होता है, आपके लिए इस कोर्स में होता है, ठीक है, कंपटीशन में होता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं, शीघ्र पुनः स्मरण करना, शीघ्र पहचान करना, अच्छी धारणा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव शब्द दिए गए हैं। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं, शीघ्र पुनः स्मरण हो जाना, ये भी अच्छी चीज़ें हैं। शीघ्र पहचान जाना, अच्छी धारणा होना, ये सभी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर की बात करेंगे। एक होता है समायोजन। समायोजन भी आपको स्मृति, अच्छी स्मृति की विशेषताएं आएगी, ये ध्यान देना। चौथा पॉइंट है समायोजन, इनको आपको ध्यान देना है। यानी शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान, अच्छी धारणा, समायोजन, ये चारों जो है अच्छी स्मृति की विशेषताएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। जो संवेग शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्रोध और भय होता है, स्नेह और प्रेम होता है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, संवेग शब्द का जब भी शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, क्योंकि संवेग, संज्ञानात्मक, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको एग्जाम पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो संवेग शब्द का जब भी शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो एक ही ऑप्शन करना है, ऑप्शन नंबर हम बी की बात कर रहे हैं या सी की बात कर रहे हैं? सी बात, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल की बात करेंगे। जी हाँ, वुडवर्थ का कहना भी है, वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजना दशा होती है, उत्तेजित दशा होती है। प्रश्न आ सकता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, किसका कथन है? थार्नडाइक का कथन है, कोहलबर्ग का कथन है, वुडवर्थ का कथन है, आपके स्किनर महोदय का कथन है। तो आपको वुडवर्थ के ऑप्शन पर क्लिक करना है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है होती है, वुडवर्थ का कहना है। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कौशल। देखिए, 4 कौशल सभी लोग जानते होंगे। प्रथम कौशल क्या होता है, सभी ध्यान दें। प्रथम होता है श्रवण कौशल और अंतिम होता है आपका लेखन कौशल, ये ध्यान देना। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था यथार्थता होती है, कल्पनाशीलता होती है, समन्वय होती है, या आपका अनुकरण होता है। तो देखिए, कौशल सीखना है तो पहले आपको क्या करना चाहिए? अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण मतलब जब कोई करता है तो उसको पहले सीखेंगे, क्या करेंगे? अनुकरण ही तो करेंगे ना। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था हमारी अनुकरण की होती है। जब अनुकरण के द्वारा बालक किसी कार्य को करने का प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, उस कार्य को करने में उत्पन्न समस्याओं को समझने का प्रयास भी करता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग थार्नडाइक ने किया, गिलफोर्ड ने किया, स्पेयरमैन ने किया, बिने और साइमन ने किया। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे।
मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले एक ही नाम आता है। हम बात करें बुद्धि परीक्षण की जब भी बात आती है, बिने और साइमन का नाम आता है, और मानसिक आयु के प्रत्यय की जब भी बात की जाती है, सर्वप्रथम प्रयोग बिने और साइमन की बात करेंगे। जी हाँ, व्यक्तिगत बुद्धि मापन के लिए सबसे पहला प्रयोग पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बिने थे। नोट कर लेंगे। 1890 में बिने साइमन ने सर्वप्रथम फ्रांस में अध्ययनमंद बुद्धि के बालकों के लिए शिक्षा का प्रयास किया, और 1905 ईस्वी में दोनों मनोवैज्ञानिकों के व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। कब खोज की थी? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की खोज जो है 1905 में हुई थी। 1905 की बात करेंगे। नोट करें हर एक क्वेश्चन। टेलीग्राम से दोस्तों जरूर जुड़ें, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, लिंक आपको दे दिया जाएगा, या सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर टीटी परिवार को, जायसवाल कोचिंग सेंटर को। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पर भी अब आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जायसवाल कोचिंग सेंटर को। और साथ ही साथ ट्विटर पर भी फैमिली पर आप फॉलो कर सकते हैं। बात करेंगे 15वें प्रश्न की। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि की बात कर रहे हैं। नोट करें प्रश्न को। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि, शैशवावस्था की बात करें, 0 से 6 के वर्ष की अवस्था की बात कर रहे हैं। 6 से 12 बाल्यावस्था होती है, और 12 से 18 किशोरावस्था होती है। तो शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि होती है, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी। देखिए सभी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दें, शैशवावस्था यानी उसका जन्म जो है 0 से 6 वर्ष तक है, 5 वर्ष तक है। तो शैशवावस्था के लिए मॉन्टेसरी विधि होती है, खेल विधि भी होती है, और किंडरगार्टन पद्धति की बात करेंगे, विधि की बात करेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे। नोट करें प्लेवे स्कूल की बात करें, स्कूल में अपनाई जाती है। देखिए एक और बात है, शिक्षण पद्धति वर्तमान समय में प्लेवे स्कूल अपनाई जाती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो मॉन्टेसरी शिक्षा विधि है, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि में शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार की शिक्षण विधि वर्तमान समय में क्या है, प्लेवे स्कूल में अपनाई जाती है। किस स्कूल में? प्लेवे स्कूल, ये आपको ध्यान देना है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था में या गर्भावस्था से किशोरा अवस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए बाल विकास की जब भी बात की जाती है तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। जी हाँ, जब भी हम बाल विकास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की शारीरिक एक मानसिक व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और बाल्यावस्था की आपके लिए निम्न है, 0 से 9 माह गर्भावस्था कहलाता है, 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था कहलाता है, बाल्यावस्था 7 से 12 हो गया, या 6 से 12 कह सकते हैं क्योंकि 6 तक ऑलरेडी है, और किशोरावस्था 12 से 18 की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। जी हाँ, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कहलाएगा कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन, या व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन की बात कर रहे हैं, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए आपका जो कमेंट आएगा, फीडबैक आएगा, बाल विकास अध्ययन की बात करेंगे, उपरोक्त सभी की बात करेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, जी हाँ संभावित प्रश्न है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, यह सिद्धांत किसका है? यानी सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहने वाला जो सिद्धांत है, यह लेमार्क का सिद्धांत है आपके हैरिसन का है, डार्विन का है, या मैकडूगल की बात करेंगे। देखिए एक ही नाम आएगा, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत की रहता है, यह सिद्धांत हमारे डार्विन की बात करेंगे। जी हाँ, डार्विन की, चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिए क्रम विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप थे, चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी को परिवर्तन कहते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी जो है स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्राकृतिक अनुभव को ढाल पाते। देखिए आप लोग देखते होंगे हमारे समाज में जब हम कहीं नई जगह पर जाते हैं तो उस वातावरण में हमें ढलना पड़ता है। अगर आप नहीं ढलेंगे तो अकेले रहेंगे, ना कोई आपसे बोलेगा ना कोई मिलेगा, ठीक है, उस वातावरण में आपको ढलना पड़ेगा। तो यही चीज़ कहलाती है, अर्थात कि आपके जो किनके अनुसार, चार्ल्स डार्विन के अनुसार
जो है इन सिद्धांत पे क्रम विकास जैविक आबादी का सिद्धांत जो दिया, क्रम विकास का सिद्धांत, इनमें बताया था कि जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हम प्रकृति के अनुरूप अपने जो कल्चर है, अपना जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ का, उसके अनुरूप ढालना बहुत ही जरूरी होता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया गया था सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, या हम क्षमता की बात करेंगे। देखिए एक ही नाम आता है, विशिष्ट बुद्धि की बात करेंगे। जब भी विशिष्ट बुद्धि के मापन की बात की जाती है बिने साइमन का नाम आता है। और कब इन्होंने किया था? 1905 में। हमने पिछले ही, ठीक है, 1905 ईस्वी की बात करेंगे। जस्ट पिछले में हमने डिफिनेशन भी इसलिए दिया था। इसलिए आपको देखिए हर एक क्वेश्चन के आंसर का डिफिनेशन लाते हैं ताकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएं। तो आपका सिलेक्शन 30 में से जो आपका सपना है कि 20 25 प्लस तो लाना ही लाना भैया। सपना तो 30 आप 30 का होता है, कोई नहीं सोचता कि मैं कम पाऊँ, लेकिन अगर 25 प्लस भी ला पाए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यानी आपका 25 प्लस अगर सभी में आ रहा है तो आउट ऑफ 150 में 125 प्लस का स्कोर हो गया, और इतने में आपको कोई आंधी तूफान सिलेक्शन पाने से नहीं रोक सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए संवेगात्मक विकास को आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा, आपकी मानसिक योग्यता जो भी बालक बालिकाएं होगी, अगर थकान होगा तो वो भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर की बात करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है, सभी नोट करें कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन, देखिए स्टेटमेंट दिया गया, कथन दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? हरलाक का है, टीपी नन का है, मैकडूगल का है, या रास की बात करेंगे। देखिए आपका कमेंट आना चाहिए, हम कहें हरलाक का। देखिए सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता, देखिए जो सामाजिक के प्रत्याशाएं हैं उनके अनुरूप अगर व्यवहार करेंगे तो वाकई में हमारा क्या है, ये बहुत अच्छी बात की, हमने पिछले ही क्वेश्चन बात किया, हमें अपने एनवायरनमेंट के, ठीक है, अनुरूप ढलना पड़ेगा। तो हर लाख की बात करेंगे। जी हाँ, इसे हर व्यक्ति लाख करे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हर लाख प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम के किस प्रकार पड़ता है ये उन्होंने बताया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है। जब हम कोई सीखते हैं इसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है आपको। कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, या व्यक्तित्व समायोजन की बात करेंगे। सभी लोग नोट करें, जी हाँ, कमेंट करें, फीडबैक करें। देखिए सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है, हम बात करें व्यवहार में परिमार्जन की बात करते हैं। जब आपके अधिगम या सीखने का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है ताकि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को समायोजित करने के कौशल का बच्चों में विकास हो सके। अगला प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है कि ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना, तुतलाना, या तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो वाणी दोष नहीं है, कौन सा में वाणी दोष नहीं मानेंगे? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो धीमी या तेज गति से बोलना, इसे हम वाणी दोष नहीं बोलते। ठीक है, अगर आप ध्वनि परिवर्तन में अस्पष्ट उच्चारण है इसको हम वाणी दोष बोलेंगे, हकलाना तुतलाना इसको बोलेंगे, तीव्र अस्पष्ट वाणी जो होगी उसको हम वाणी दोष बोलेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी को हम नहीं बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। जो प्राथमिक स्तर पर अगर हम मूल्यों की शिक्षा देना है तो उसके लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों को पालन न करना पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन की बात करेंगे, उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि होगी वह हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसको डिटेल के साथ समझते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर मूल पर आधारित जो शिक्षा होती है की कई विधियां होती हैं। महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, मूल्यों के महत्व को बताना, और अध्यापक द्वारा स्वयं मूल आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना, और मूल्यों का पालन न करने पर दंडित करना, और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कमेंट आ रहा था कि सर आप डिफिनेशन बताने के साथ साथ जो है क्वेश्चन का आंसर भी अंत में क्या है टिक कर दिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेंगे। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, आध्यात्मिक मूल्य की बात करेंगे, एन केन प्रकारेण धर्जानन का मूल्य की बात करेंगे, नैतिक मूल्य की बात करेंगे, सांस्कृतिक मूल्य की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं, देखिए आध्यात्मिक मूल्य
नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, ये तीनों जो मूल्य हैं ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित हैं। लेकिन आपका एन केन प्रकारेण धर्ज, ठीक है, धनार्जन का मूल्य जो है ये हमारा सम्मिलित नहीं होगा। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं मूल का तात्पर्य होता है मानव जीवन के वे सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करें, जैसे नैतिक आचरण हो, आध्यात्मिकता हो, सांस्कृतिक हो। लेकिन एन केन प्रकारेण धर्जाने अनैतिक हो जाएगा, क्योंकि धनार्जन दिया गया है अपने आप में निगेटिव है। पेडागॉजी की बात करेंगे, शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, ठीक है, तो यह दोष कहलाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कहलाता है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक की बात करेंगे। जी हाँ, कमेंट करें। व्यक्तिगत संगठन का स्वरूप जो कहलाता है वह मनोवैज्ञानिक, शारीरिक की बात करेंगे। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक शारीरिक गुणों को मिलने से एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है, और इन दोनों गुणों से में से किसी एक भी अगर अनुपस्थित है तो व्यक्ति का संतुलन विकास नहीं हो पाएगा। अगर आप मार्केट में जाएंगे 1 kg, अगर आप समझ लीजिए 1 kg क्या दाल ले रहे हैं, ठीक है, 1 kg दाल खरीद रहे हैं, और एक यहाँ पर 1 kg का आपका क्या है बाट रखा हुआ है तराजू। अब आजकल तो इलेक्ट्रिकल जो आपके आ गए हैं, ठीक है, मान लीजिए तराजू मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ही है, तो जब तक आपका मीटर 1 kg नहीं बताएगा तब तक आप नहीं मानेंगे, आपका सामान 1 kg मीटर बताना चाहिए। यानी आपका मीटर और सामान दोनों में समानता होनी चाहिए। उसी प्रकार प्यारे मित्रों, व्यक्तित्व के संगठन के लिए मनोवैज्ञानिक और शारीरिक की क्या है, इन गुणों की समानता बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है या सामाजिक पर निर्भर रहता है। आत्म केंद्रित, अपनी आत्मा पर, आत्मा कहाँ होती है, अंदर होती है, तो आत्मा पर केंद्रित व्यक्ति हमारा अंतर्मुखी कहलाएगा। ध्यान देना है, अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, आत्म केंद्रित होना। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं, और ऐसे लोग निराशावादी भी होते हैं, आत्म केंद्रित वाले, ये आपको ध्यान देना है। अपने ऊर्जा बल, जी हाँ, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्ति, कलात्मक व्यक्तित्व या बहिर्मुखी, या हम बात कर रहे हैं धार्मिक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। देखिए, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले को ही हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, और बहिर्मुखी व्यक्तित्व सबसे अच्छा होता है, मिलनसार होता है। अपने ऊर्जा बल को है बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी के होते हैं या बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थिति के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं आशावादी होते हैं, निराशावादी नहीं होते। कैसे होते हैं, आशावादी होते हैं। अगला प्रश्न, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी नियुक्त होती है, आप शिक्षक शिक्षिका बनते हैं, आप कक्षा 4 के अध्यापक अध्यापिका हैं, आपके कक्षा का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे। उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे कि आपका बच्चा चिंतित कुंठित रहता है, शांत बैठा रहता है, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या स्वयं परामर्शदाता के रूप में भूमिका का निर्वाह करेंगे, या उसे भाग पर छोड़ देंगे कि जो इसके बच्चे का भाग हो जाने दो, भाग्य होगा मिलेगा। लेकिन आप एक शिक्षा है, हम बात कर रहे हैं शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आपका होता है, सबसे जो अच्छा काम है वह शिक्षक का होता है। तो स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, हम राइट ऑप्शन सी की बात करेंगे। अंतिम प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे। बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस नंबर 5 है बाई जायसवाल सर। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न। देखिए, जो भाषा विकास के सिद्धांत होते हैं इनमें से एक नहीं है, आपको बताना है। अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है आपने देखिए सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अनुबंधन का सिद्धांत आपने पढ़ा, अनुकरण का पढ़ा, और परिपक्वता का सिद्धांत। आपने अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा। तो इनमें से भाषा विकास के सिद्धांत में तीसरा ऑप्शन जो नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और 30 में से आपका स्कोर कितना है फटाफट कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना स्कोर जरूर यहाँ पे बताएं। रिप्लाई मिलेगा, कमेंट मिलेगा,
जल्दी मिलेगा नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हो सके तो अपने घरों में रहें। ठीक है, पढ़ाई करते रहें क्योंकि एग्जाम जरूर होगा और एग्जाम जब होगा तो पढ़ाई आपकी लगातार होगी तो सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो ड्रॉप करता है वो आपको समझते हैं, अगर ड्रॉप करेगा किसी बॉटल में कुछ अगर भरा है तो अगर ड्रॉप होगा तो उस बॉटल में क्या कमी आएगी, खत्म होता है। आपको उस बॉटल में ख़त्म नहीं करना, ड्रॉप नहीं करना, उसको सेव करके रखना है, अपनी तैयारी जारी रखना है और सिलेक्शन का रास्ता यहीं से तय करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।